नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो को आप लोगों ने देखा, आपके कमेंट्स भी आए और आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा। जैसा कि आपके कमेंट्स आए थे, आप लोगों ने क्वेश्चन एराइज किया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया है और आपने पूरी वीडियो देखा। धन्यवाद इसके लिए। मैं पुनः कहता हूँ कि आप भरत सर बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे और हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा जो यह प्रयास है वो आप तक पहुंचे और सफलीभूत हो। बच्चों, आप पिछली वीडियो में लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को आपने देखा। आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। जरा आप सोचिए कि आपको अपने घर से बगल के शहर में जाना है और उस शहर में जाने के लिए आपके घर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है और आपको 40 से 50 मिनट में वहां पहुंचना है। तो आप कैसे जाएंगे? कोई ना कोई माध्यम चाहिए और यहां से वहां जाना आपको जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन करना जरूरी है। आप देखते होंगे कि आपकी माँ किचन में खाना बनाती है, तो क्या किचन में खाना बन गया तो आप खा लेंगे? नहीं, वहां से आपके पास तक ट्रांसपोर्ट होकर के, परिवहन होकर के वहां से आएगा, क्योंकि भोजन का सोर्स कहाँ है? किचन। कहाँ बन रहा है? किचन। और किचन से आपके पास तक आएगा। उसी तरह से आप बात करें कि दूध की बात करते हैं, क्या आपके घर में दूध होता है? क्या आपके घर में सब्जियां होती है? अनाज पैदा, सब कुछ अपने घर में नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से उसके लिए जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जो परम आवश्यकता है, वो हम अपने घर में सब कुछ की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मुझे अलग अलग माध्यमों से लेना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहां से यहाँ आता है, उसका सोर्स चूंकि दूसरे जगह पे है, दूध का सोर्स अलग है, सब्जियां का सोर्स अलग है, अनाज का सोर्स अलग है, मेडिसिन के सोर्स अलग है। तो फिर वहां से फिर क्योंकि हमारी जरूरत है तो वहां से हम तक वो आता है। या हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आवश्यकता दूसरे को है, तो उसके लिए क्या है? हमसे वहां तक जाता है। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है? परिवहन है। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स from one part to another, usually from the region of their availability to the region of their use, storage and elimination. Friends, transportation is nothing. Transportation is the movement of materials from one place to another place. परिवहन है क्या? तो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या स्थानांतरण होना। हमारे शरीर में भी परिवहन की आवश्यकता है। क्यों? जरा सोचिए कि आप खाते हैं तो उसका एक सिस्टम है और यहां तक, लेकिन जो खाते हैं हम मुंह से लेकर के और हमारा जो इंटेस्टाइन तक जो डाइजेशन क्रिया संपन्न होती है, लेकिन हमारे शरीर में जो अरबों सेल्स हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव के, जिनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या हजारों, लाखों और करोड़ों नहीं, अरबों तक में है और प्रत्येक सेल्स एलाइव है, जिंदा है, तो वो जैविक क्रिया करते हैं और उनके अंदर उपापचय क्रिया निरंतर होती है। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता के लिए उनका सोर्स जो है, उनका जो स्रोत है वो अलग है। तो वहां से हर कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन होना जरूरी है। तो हमारे जीवों के शरीर में भी परिवहन होता है। क्या होता है? तो जीवों, अब आपसे कोई पूछता है कि परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो परिवहन की परिभाषा आपने अंग्रेजी में देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, यूजुअली फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द रीजन ऑफ देयर यूज, स्टोरेज और elimination. That means transportation
occurs in all organisms from microscopic to large sized trees and animals. ट्रांसपोर्टेशन सभी जीवों में होता है, मे बी माइक्रोस्कोपिक और द लार्ज साइज ट्रीज एंड अदर एनिमल्स। अब इसका अर्थ यह हो गया कि जीवों में के शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन है। बच्चों, अगर आपको यह पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछता है कि परिवहन को परिभाषित करें, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो जीवों के शरीर में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा बेकार एवं हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहलाता है। तो जीवों के शरीर में उपयोगी पदार्थ, बहुत से उपयोगी पदार्थ हैं, जैसे फूड की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, और कुछ बेकार पदार्थ ही बनते हैं, क्योंकि जीवों के शरीर में लगातार उपापचय क्रिया होता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है, और उसके बाद कुछ हानिकारक पदार्थ ही बनते हैं जिनका शरीर से बाहर निष्कासन आवश्यक है, और इसको का भी परिवहन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। उदाहरण के लिए, आपकी मॉम जब घर में खाना बनाती है तो बहुत सा सामान बाहर से लाती है, खाना बन जाता है, और खाना बनने के बाद भी घर में देखते हैं बहुत से बेकार चीज बन जाता है, कचरे जो है, वेस्टेज, और तो उसका किचन से बाहर वो निकालती है। अगर नहीं निकलेगा तो उसमें बू आएगी, सड़न होने लगेगा, वहाँ का वातावरण बहुत दूषित हो जाएगा। हमारे शरीर में भी ठीक इसी तरह से होता है कि हमारे शरीर में यूजफुल जो है मटेरियल्स पूरे सेल्स तक, पूरे हमारे अरबों सेल्स तक पहुंचता है, वहाँ उसका यूज होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज भी बनता है, नाइट्रोजनिक टैक्स पदार्थ ही बनता है, बेकार पदार्थ ही बनता है जो हानिकारक, और उनका शरीर से निष्कासन भी होता है। अब हम लोग देखें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का क्या महत्व है, आखिर परिवहन क्यों जरूरी है, किन कारणों से। तो पहली बात आपने देखा कि फूड भोजन, चाहे प्लांट्स हो, में देखा आपने कि उसके पत्तियों में भोजन बनता है, तो क्या सिर्फ पत्ती को ही भोजन चाहिए कि उसके स्टेम्स को भी चाहिए, उसके रूट्स को भी चाहिए, उसके सीड्स को भी चाहिए, उसके फ्रूट्स को भी चाहिए? तो कैसे होगा? तो जब पत्ती में भोजन बनता है तो वहां से फिर उनके स्टेम्स में, उनके ब्रांचेज में, उनके लीव्स में, उनके फ्रूट्स में, उनके सीड्स में, उनके कैसे जाएगा? तो परिवहन के माध्यम से। तो उसी तरह से मानव शरीर की हम बात करें तो हम लोग खाते हैं, और खाने के बाद हम लोगों के शरीर में आंत तक, इंटेस्टाइन तक भोजन पहुंचता है, तो फिर हाथ को कैसे मिलेगा, पैर को कैसे मिलेगा, मस्तिष्क को कैसे मिलेगा? तो वहां से पूरे शरीर में भोजन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका मतलब है कि भोजन के परिवहन के लिए, भोजन के स्रोत से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन महत्व है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन वायु, हम जानते हैं कि जीवधारी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं और एनिमल्स भी लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर से फिर इनसाइड बॉडी हमारे पत्तियों में के माध्यम से प्लांट्स में जाते हैं, पत्ती में स्टोमाटा के माध्यम से पत्ती लेते हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या है, हम लोग नेजल चैम्बर्स के होते हुए, नेजल चैम्बर्स होते हुए हम लोगों के लंग्स तक जाता है, और लंग्स से फिर क्या है, पूरे ब्लड वेसल्स में जाता है, और वहां जाने का पूरे सेल्स से पहुंचता है। इसका मतलब है फिर वहां सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होता है, तो फिर ब्लड के माध्यम से ही आता है और फिर लंग्स होते हुए बाहर निकलता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या है, बहुत से बेकार पदार्थ बनते हैं, और वो बेकार पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के माध्यम देखें कि एक्सक्रीटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वेस्टेज है उसका एलिमिनेशन के लिए भी जो है एक्सक्रीशन के का बाई प्रोडक्ट्स कहें उसके एलिमिनेशन के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन महत्व है। हार्मोन्स,
प्लांट में और एनिमल्स दोनों में, जैसा कि आपने ऑक्सीजन सुना होगा, जिबरेलिन सुना होगा, साइटोकाइनिन सुना होगा, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ग्रोथ हार्मोन्स है, थायरोक्सिन हार्मोन है, बहुत से हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स का जो सोर्सेस हैं वो वहां से पूरे शरीर में जाने के लिए, चाहे उसे गंतव्य स्थान पर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो हार्मोन्स के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण। वाटर एंड मिनरल्स, जल और मिनरल्स भी देखते हैं पौधे जो है जड़ों द्वारा लेते हैं, तो लेते हैं, लेकिन पूरे चूंकि पार्ट में चाहिए तो जड़ों द्वारा पौधे लेकर के पूरे शरीर में जो है जाइलम द्वारा उनके पूरे शरीर पहुंचता है। तो यानी इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द पॉइंट ऑफ व्यू फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्कीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, वाटर एंड मिनरल्स। इसका मतलब बच्चों परिवहन बहुत महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है और इसी के माध्यम से हमारे जीव में या पूरे सजीव में गंतव्य स्थान से पदार्थों का गंतव्य स्थान तक पदार्थ पहुंचते हैं मूल स्रोत से, और इसका माध्यम है परिवहन। परिवहन के माध्यम से ही मूल स्रोत से गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पदार्थों में का परिवहन किसमें, सबसे पहले पौधे, उसके बाद जंतु। तो अभी हम शुरू करेंगे पौधों में पदार्थों का परिवहन। बच्चों इसे आप नोट्स कर लेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन है, हिंदी में भी डेफिनेशन है और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। बच्चों आप जानते हो प्लांट्स डू नॉट मूव मच and have many dead cells in their tissues. Therefore, they do not need much energy. So they have transport system slower than animals. जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे आपके आस पड़ोस में भी पौधे हैं, वो स्टैग्नेंट हैं, स्थिर हैं। तो जो चीज स्थिर होते हैं उसमें अपेक्षाकृत ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो पौधे जंतुओं की अपेक्षा अकॉर्डिंग टू एनिमल्स कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए उनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनके परिवहन जो है तंत्र बिल्कुल सरल होते हैं। किसमें, प्लांट्स में। पौधों में परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल सिंपल होते हैं, सरल होते हैं। ये श्वसन के लिए डिफ्यूजन यानी विसरण क्रिया का सहारा लेते हैं और विसरण क्रिया के द्वारा ही यह ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं श्वसन के लिए। फिर श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो विसरण क्रिया द्वारा ही छोड़ते हैं। इसके कैसे छोड़ते हैं, पत्तियों में पाई जाने वाली छिद्र पोर्स अकर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स स्टोमाटा पत्ररंध्र से ही गैसों का आदान प्रदान होता है और जलवाष्प का विसरण भी स्टोमाटा से ही होता है। इसके अलावा पौधों के लिए जो आवश्यक है नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो जड़ों के द्वारा जल के माध्यम से लेते हैं। बच्चों कभी कभी पूछा जाता है ट्रांसलोकेशन क्या है, स्थानांतरण क्या है। तो प्लांट्स के केस में ट्रांसलोकेशन को, स्थानांतरण को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ water, nutrients and other substances from one part of the plant to another is called translocation. एक बार पुनः बच्चे, ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण, the transport of water, nutrients and other substances from one part of the plant to another part is called translocation. यानी पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जल, पोषक तत्व और अन्य पदार्थों के परिवहन को स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन प्रायः पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन, और ये ट्रांसलोकेशन प्लांट्स के केस में दिया गया है। आप जानते हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल एक कोशिका के होते हैं, कुछ सरल जीव है जो कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ बड़े लंबे बड़े जीव हैं, हायर एनिमल्स है या प्लांट्स है जो बड़े बहुत अधिक कोशिकाएं होती है। तो जो छोटे एक कोशिकीय प्लांट्स है, यूनिसेलुलर प्लांट्स है, उसमें क्या ऐसे होता है जैसे क्लेमाइडोमोनास,
ये यूनिसेलुलर प्लांट्स है। मल्टीसेलुलर प्लांट एल्गी, शैवाल का नाम सुना होगा, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? डिफ्यूजन, विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। और डिफ्यूजन के बारे में पिछले कक्षाओं में भी, पिछले वीडियोज में भी आपको स्पष्ट रूप से समझ विकसित कर दी गई थी कि मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में परिगमन को, स्थानांतरण को डिफ्यूजन कहते हैं। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में कुछ मल्टीसेलुलर है, जैसे एल्गी, और यूनिसेलुलर प्लांट जैसे क्लेमाइडोमोनास में डिफ्यूजन द्वारा होता है। लेकिन लंबे पेड़ जो है, लंबे जो वृक्ष है, क्या उसमें विसरण के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन संभव है? जरा सोचिए कि लंबे पेड़ है तो लंबे वृक्षों में विसरण के द्वारा जड़ों से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती है। इसलिए लंबे वृक्षों में, बड़े वृक्षों में क्या होता है? एक वास्कुलर टिश्यूज, संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जो लंबी लंबी ट्यूब्स या नलिकाओं के रूप में होते हैं। तो लंबे वृक्षों में संवहन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, जिसे संवहन उत्तक या वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। और वे टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। ये दो वास्कुलर टिश्यूज है, संवहन उत्तक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जो बड़े पेड़ों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जल और खनिज लवण का करता है। इसका मतलब है कि जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, और इसमें पाए जाने वाले जो वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं, यानी वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जो होते हैं, वो मुख्य रूप से जल और खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर, यानी फ्रॉम रूट्स टू द टॉप, लीव्स एंड स्टेम्स, तो ये जड़ों से लेकर पत्तियों तक ये भेजने का काम करते हैं। ये वेसल्स जो है, तो इस तरह से दूसरा फ्लोएम, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, उस भोजन को प्लांट्स के, पौधों के अन्य पार्ट्स में भेजने का काम करते हैं। तो हम लोग जाइलम और फ्लोएम्स के स्ट्रक्चर्स को देखें कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, और उसके बाद जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है उसे हम देखेंगे। बच्चों इसे नोट कर लेंगे। तो आपने देखा कि लंबे पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वास्कुलर बंडल्स होते हैं, और दो तरह के वास्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों ध्यान से देखेंगे इस तस्वीर को, ये जाइलम है जो एक लॉन्गिट्यूडनल वाटर वेव्स को इस तरह से तैयार करते हैं, और इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, वाहिनी और वाहिनिकाएं। तो इस तरह से ये दो स्ट्रक्चर जाइलम है, और इसका क्या काम है? ये अपने रूट हेयर्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, अवशोषित करते हैं, और ये लीफ तक भेजते हैं। यानी जाइलम का काम नीचे से ऊपर तक की ओर है। दूसरा फ्लोएम, ये भी वास्कुलर टिश्यूज है, संवहन उत्तक है, और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको क्या करता है? ये सीव लाइक ट्यूब है, इसके द्वारा पूरे पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में उसका क्या है, वो
डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये वितरित करता है। कौन? फ्लोएम। यानी जाइलम जल और खनिज लवण को जलों द्वारा नीचे से लेकर के ऊपर की ओर भेजता है, यानी इसका अपवार्ड होता है, जबकि ये ऑल डायरेक्शंस में होता है। भोजन जो बनता है ये सभी के लिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम सेल्स आर डेड। पहला क्या लिखेंगे आप? जाइलम सेल्स आर डेड। जस्ट अपोजिट होगा फ्लोएम सेल्स आर एलाइव। क्या होगा? फ्लोएम सेल्स आर एलाइव। दूसरा क्या है इसमें कि अभी देखा आपने कि जाइलम कैरीज मेनली वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम कैरीज मेनली वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम में हमने देखा कि लीफ में क्या होता है? फूड बनता है। तो लीफ में फूड बनता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फ्लोएम कैरीज फूड सब्सटेंसेज। क्या करता है? फ्लोएम कैरीज फूड सब्सटेंसेज। और थर्ड डिफरेंस है बच्चों कि द फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल in xylem is upward only. The flow of liquid means water and mineral. वाटर एंड मिनरल क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या कहाँ होता है? इन जाइलम अपवार्ड, यानी ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर नहीं, यानी अपवार्ड ओनली। लेकिन फ्लोएम जो पत्तियां में भोजन बनती है उसको चारों दिशा में द फ्लो ऑफ फूड सब्सटेंसेज इन फ्लोएम इन ऑल डायरेक्शन। द फ्लो ऑफ फूड सब्सटेंसेज इन फ्लोएम इन ऑल डायरेक्शंस, यानी फ्लोएम में भोजन का जो वितरण होता है वो पत्तियों से लेके पूरे भाग में होता है। तो जरा देखें पहला इसके डिफरेंसेस को क्या है? जाइलम सेल्स आर डेड, फ्लोएम सेल्स आर एलाइव। जाइलम कैरीज मेनली वाटर एंड मिनरल, phloem carries food substances. The flow of liquid water and mineral in xylem upward only, but the flow of food substances in phloem in all directions. मतलब यह हुआ कि जाइलम जो है कि कोशिकाएं मृत होती है, मरी होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिकाएं, बच्चे हिंदी में बता रहे हैं, सुनिएगा, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका क्या होता है? जीवित होता है। जाइलम जो है जल, वाटर एंड मिनरल, लवण, जल और लवण का स्थानांतरण करता है, जल और लवण का संवहन करता है, स्थानांतरण करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम खाद्य पदार्थों का, फूड सब्सटेंसेस का स्थानांतरण करता है। थर्ड, द फ्लो ऑफ लिक्विड वाटर एंड मिनरल इन जाइलम अपवार्ड। जाइलम में जल एवं खनिज लवण का प्रवाह या बहाव ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का बहाव सभी दिशाओं में, यानी पौधे के सभी भागों में होता है। बच्चों, डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम को भी आप नोट कर ले, इस फिगर को भी आप ड्रॉ कर ले। पूछता है कभी कभी कि जाइलम और फिगर के तस्वीर अंकित करें।
हाँ तो बच्चों, जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर है, पहला अंतर, दूसरा अंतर और तीसरा अंतर, इसको आप अच्छे से नोट कर ले, समझ भी ले, और इस तस्वीर को, इस फिगर को ड्रॉ कर ले अपने नोटबुक में और अभ्यास भी करें। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट, यानी पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि कैसे होती है। तो पौधे आप जानते हैं कि जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं, और इनके लिए इनमें दो क्रियाएं का सहयोग लेते हैं। पहला ट्रांसलोकेशन, जिसे हिंदी में अस्थानांतर कहेंगे, और दूसरा ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसलोकेशन या अस्थानांतरण की क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं, तो घुलिक पदार्थों को, जो घुले हुए होते हैं, उस पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में भेजते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है कि जल का वाष्प के रूप में पौधे के पत्तियों से या वायवीय भाग से निष्कासन, जिसको वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब यहाँ इस तस्वीर को देखें, ये एक प्लांट है, एक पौधा है, एक पेड़ है, ये नीचे इसके रूट्स है। तो क्या होता है, पौधे किस तरह से अपने ये जल को अवशोषित करते हैं। तो पौधे, जलीय पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण अपने रूट हेयर्स यानी रूट हेयर्स, मूल रोम के द्वारा, ये क्या है, मूल रोम के द्वारा अवशोषित करते हैं। मूल रोम्स मिट्टी के बीच में जाकर के ये फैले होते हैं और वहां पानी का कण होते हैं। जब इस रूट हेयर्स की कोशिकाओं में, मूल रोम की कोशिकाओं में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, प्रासरणी दाब बढ़ जाता है, तो ये जल जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये जड़ों फिर कॉर्टेक्स के द्वारा ऊपरी भाग में चले जाते हैं। इससे रूट्स पे, जड़ों पे एक दबाव पड़ता है, जिसे मूल दाब या रूट प्रेशर्स कहते हैं। उसके बाद खनिज लवण का अवशोषण कैसे होता है, तो पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस जो जल में घुले होते हैं वो अपने जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस का पौधे के द्वारा जो अवशोषण होता है वो कैसे होता है, जल के द्वारा वो घुले होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन है क्या, तो आपसे पूछता भी है बच्चों यह बोर्ड में सवाल कि वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन है क्या, तो पौधों के वायवीय भाग यानी एरियल पार्ट, पौधों के वायवीय भाग से जल का रंध्र यानी स्टोमाटा, पसरन, जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी पौधों के वायवीय भागों से जल के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी एलिमिनेशन ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स from the aerial part of the plants is known as transpiration. Transpiration is a process by which water vapors eliminated from the aerial part of the plants is continuously. तो ट्रांसपीरेशन समझ गए, जल का वाष्प के रूप में, किससे, पौधे के पेड़ों के वायवीय भाग से, यहाँ ये अवशोषित करते हैं जल को। और इस तरह से यह एक और चीज ध्यान देने की बात है बच्चों कि पौधे या प्लांट्स जो जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं उसका केवल 10%, 10% ही इस्तेमाल करते हैं, 10%, और बाकी 90% क्या होता है, जलवाष्प के रूप में उसको वह निष्कासित करते हैं या वातावरण में मुक्त करते हैं। यानी केवल 10% पानी ही पौधे
इस्तेमाल करते हैं और 90% ये। अब भिन्न भिन्न प्लांट्स में हम देखें तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का दर अलग अलग होता है। मेज मक्का की पौधा की हम बात करें तो मक्का की पौधा एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी जल का वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जित करती है। यानी मक्के के पौधा से एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी वाष्प के रूप में मुक्त होती है। उसी तरह से दूसरे पौधा के बाद सेब की बात करें तो सेब के पौधे से एक दिन में 10 से 20 लीटर पानी जो है वाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त होती है। इस तरह से भिन्न भिन्न पौधे में वाष्पोत्सर्जन का दर अलग अलग होता है। अगर एक पौधे की हम बात करें तो पौधे की एक पत्ती एक घंटा में अपने वजन के बराबर जल को उत्सर्जित करती है, जल को वाष्पोत्सर्जित करती है। 1 घंटा में अपने वजन अधिक से अधिक अपने वजन के बराबर। एक पौधा अपने होल लाइफ स्पान, एक पौधे अपने जीवन काल में उसका जो वजन होता है, उस पौधे का जो भार होता है, उससे करीब 100 गुना, अपने वजन का 100 गुना जल वायुमंडल में वाष्प के रूप में मुक्त करते हैं। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन देखें। इस तरह से अब आपको इससे जुड़ा एक पूछा जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्प ऊपर निकलती है तो जल द्वारा पौधे जल और खनिज लवण को खींचते हैं। क्या कहते हैं? जल और खनिज लवण का अवशोषण जो है पौधे में तेजी से होता है और जल और खनिज लवण के अवशोषण में मदद में। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पौधों के अंदर ताप संतुलन वाष्पोत्सर्जन के कारण ही बना होता है। क्या आप कोई प्रयोग कर सकते हैं? कैसे आप जानेंगे कि पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में जल का जो है निष्कासन करते हैं? तो आप एक गमला वाला पौधा लेंगे, गमला में लगा पौधा लेंगे और उस पौधे के पत्तियों में क्या करेंगे कि पॉलीथीन, सफेद पॉलीथीन जो है उसमें हम बांध देंगे और 3-4 घंटे तक धूप में रख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि जब उस पे पानी के बूंदे उससे पॉलीथीन पर ऊपर छोटा छोटा बूंदे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये बूंदे आई कहाँ से? ये पानी के बूंदे यानी पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न हुई, यानी जल का वाष्प के रूप में पौधे के वायवीय भाग से निष्कासन हुआ। तो इस प्रयोग के आप बच्चों अपने घर पे भी देखेंगे। अगर कोई गमला में लगा हुआ अगर घर पे आपको पौधा है तो उसके पत्तियों में आप सफेद पॉलीथीन बांध देंगे, धूप में रखेंगे, 2-3 घंटे के बाद देखेंगे कि पॉलीथीन में ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को आप समझ गए होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में पौधों में परिवहन क्या है उसको समझा और पौधों में परिवहन कैसे होता है इस प्रक्रिया को समझा, स्थानांतरण को समझा, ट्रांसपीरेशन को समझा और मुझे यह विश्वास है कि आप इसको समझे होंगे। अब जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य है कि मेरे सीने में हो चाहे तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि जो यह सूरत है वह सूरत बदलनी चाहिए। यानी जो कुछ भी दिया जा रहा है वो आपके अंदर आत्मसात होनी चाहिए। फिर मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपके लिए गाइड हूं, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, मैं आपको प्रेरित करता हूं, लेकिन आप अपने सच्चे दोस्त, ट्रू फ्रेंड्स जो आपके पुस्तक हैं, आपकी किताबें हैं, उससे डेली मुखातिब होंगे और आप उसको जरूर अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी की पुस्तकें जरूर अध्ययन करेंगे और जो समस्याएं आएंगी आप कमेंट्स करेंगे। और अब तक यदि आप सबसे पहले इसे आप नोट कर लें और पुनः मैं कहूंगा कि आप अपने हित के लिए इस वीडियो आप तक सुगमता पूर्वक पहुंचे, इसके लिए भरत सर बायोलॉजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। बच्चों, हम
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।